सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम की तैयारी के इस सफर में फर्स्ट लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक प्री सेशन कर लिया था बेसिक जानकारी के बारे में। आज सबसे पहले जो हमारी प्रिपरेशन का पहला जो हिस्सा होगा वो आईपीसी से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आईपीसी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में आईपीसी के चैप्टर 2 से धारा 6 से शुरू होता है। लेकिन इससे पहले आईपीसी जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हमें मालूम होना चाहिए। आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 इसका पूरा नाम है। ये 6 अक्टूबर 1860 को पास हुई थी और 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। ये चीजें आपको नोट करने की शायद आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके डिस्क्रिप्टिव नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल रहेंगी। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को पास हुई थी और 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। 1860 का 45 नंबर एक्ट था इसका। आईपीसी का जो निर्माता था लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले का दोस्तों पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। लॉर्ड मैकाले से तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद सभी को नहीं पता हो, इनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। और भारतीय दंड संहिता जम्मू और कश्मीर सहित अब संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले यहां होता था कि भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू है, ब्रैकेट में होता था जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 370 में जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था। इस अधिनियम की धारा 95 व अनुसूची 5 में जो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, आईपीसी की जो पहली सेक्शन है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय लिखा हुआ था, वो शब्द हटा दिए गए, विलोपित कर दिए गए हैं। और ये जो अधिनियम आया था ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 से। जीके का भी एक क्वेश्चन बनता है, आ भी सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था, या जम्मू कश्मीर राज्य संपूर्ण भारत में कब शामिल किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें जीके के भी और हमारे सिलेबस के अंदर भी बन सकते हैं। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 इसका नाम था और सेक्शन 95 अनुसूची 5 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को हटा दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम लागू हुआ था। तो 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। 31 अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं होता था, अब जम्मू कश्मीर शामिल है। आईपीसी के अंदर दोस्तों कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। 23 अध्याय और 511 धाराएं आईपीसी के अंदर हैं। ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसकी हर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इनके अंदर बनते हैं। तो ये जो जरूरी चीजें थी हमने बिल्कुल ब्रीफ में लिखी हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लें, इन्हें इग्नोर ना करें। इसके अलावा एक चीज मैं दोस्तों आपको और बता दूं, जो हम इंडियन पेनल कोड बोलते हैं ना, अधिनियम क्यों नहीं बोलते इसको। कोई भी कानून जब बनता है तो 3 चीजें होती हैं, या तो एक्ट अधिनियम होता है, या ऑर्डिनेंस होता है, या कोड होता है। एक्ट क्या होता है, जब कोई भी नया कानून बनता है पहले उसकी रूपरेखा या प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर वो लोकसभा राज्यसभा में पास कराया जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून लागू होता है, उसे कहते हैं एक्ट। और ऑर्डिनेंस दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी विशेष मुद्दे पर कोई ये प्रक्रिया करने का समय ना हो तो सीधा एक ऑर्डिनेंस निकालता है और वो कानून के रूप में लागू कर देता है। और तीसरा होता है कोड, जो सीआरपीसी और आईपीसी में हम कोड लिखते हैं, तीसरा होता है कोड। तो ये जो कोड होता है दोस्तों, इसे कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि कोड उसे कहते हैं जो पहले से कुछ चल रहा होता है उन सब चीजों को उठा करके एक जगह करके उनमें एडिटिंग करके कुछ नई चीजें जोड़ के और जो बनाई जाती है उसे कहते हैं कोड। तो जो आईपीसी है, ये पहले भी नियम होते थे, जब राजा महाराजा की रियासतें चलती थी, सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन होते थे। तो जो मैकाले ने सभी रूल रेगुलेशन को इंडिया के इकट्ठा करके और उसके अंदर
अल्ट्रेशन करके एडिट करके और जब जा करके आईपीसी बनाई थी। जो हम लोगों के दिमाग में एक बात है कि मैकाले बहुत दिमागदार व्यक्ति था, जिसने इतने साल पहले जो चीजें लिख दी आज तक काम आ रही है। ये चीजें उसने लिखी जरूर हैं, लेकिन ये हमारे ही देश की उठाई हुई नियमों के अंदर से बनाई हुई चीजें हैं। तो ये था एक्ट, ऑर्डिनेंस और कोड का डिफरेंस। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं आईपीसी का जो हमारे सिलेबस के अंदर है, अध्याय 2। अध्याय 2 धारा इसके अंदर 6 से 52 तक हैं और नाम इस चैप्टर का साधारण स्पष्टीकरण और अंग्रेजी में इसे कहेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन। एक बात आपको ध्यान हमेशा रखनी है, जो अध्याय का नंबर, कितने नंबर अध्याय है, उसका नाम और धारा कहां से कहां तक है और अंग्रेजी में उसका नाम, ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये बड़ी हेल्प करेंगे आपको। क्वेश्चन भी इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं और आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर की सेक्शन को ध्यान रखने के लिए जब अध्याय और का नाम आपको ध्यान और सेक्शन ध्यान रहेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। तो यहां पर आप अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का अर्थ यहां परिभाषाओं से है, धारा 6 से 52A, अंग्रेजी में हम इसे जनरल एक्सप्लेनेशन कहेंगे। सबसे पहले धारा 6 आती है। दोस्तों धारा 6 में क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। आईपीसी की तमाम परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। अपवाद मीन्स एक्सेप्शंस, यानी आईपीसी की तमाम परिभाषाएं अपवादों के अधीन समझी जाएंगी। दोस्तों संपूर्ण जो आईपीसी है उसके अंदर जितनी भी सेक्शन है, धाराएं हैं, वो सारी धाराएं धारा 6 के अधीन मानी गई है। और जिस भी धारा के अंदर, संपूर्ण आईपीसी में जिस भी धारा के अंदर कहीं भी कोई अपवाद की स्थिति यदि पैदा होती है तो वो अपवाद धारा 6 के आदेश के अनुसार मान्य होंगे। जैसे आईपीसी के हमारा अध्याय है 4, जो सामान्य अपवाद का जनरल एक्सेप्शंस का जो अध्याय है, उसमें 76 से 106 तक की सेक्शन होंगी। आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे भी उनको। उन सभी सेक्शन में अपवाद दिए गए हैं, वो सभी अपवाद धारा 6 के आदेश अनुसार ही मान्य है। इसके साथ ही दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू इस सेक्शन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे धारा 300 में मर्डर की परिभाषा दी गई और 302 में मर्डर की सजा दी गई है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर जान से मार दे तो सीधी सी बात है कि भाई मर्डर माना जाएगा, उसे 302 के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन जो अपवादों का अध्याय 4 है उसकी धारा 82 के अंदर यह लिख दिया गया कि यदि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा किसी व्यक्ति को जानबूझकर भी अगर तलवार से भी गर्दन उड़ा दे तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब यहां पर अपवाद की स्थिति पैदा हुई, 302 और 82 के अंदर अपवाद की स्थिति पैदा हुई। 300 में कहते हैं कि मर्डर माना जाएगा, 82 कहती है कि अगर बच्चा करता है 7 साल से कम तो नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई आदमी इन दोनों सेक्शन को लेके बैठे और कहे कि एक में कहा है कि भाई अब मर्डर माना जाएगा और एक में कहा है कि मर्डर नहीं माना जाएगा, तो कौन सी माने? तो यहां पर यह धारा 6 काम आती है कि भाई जहां जो अपवाद बताया गया है वो अपवाद भी मान्य होगा, कहीं भी पूरी आईपीसी के अंदर किसी भी सेक्शन में चाहे कोई अपवाद हो। ये थी धारा 6 दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि आज तक पिछले जो 12 साल के एग्जाम हुए हैं B1 के, उन्हें एनालाइज हमने किया है। इस सेक्शन में से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। लेकिन इस चीज का आप ये अर्थ ना समझें, ये कुछ चैट आई हुई है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। 1 मिनट। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे धारा 6 की। सिंपली इसमें इतना ही है कि जहां कहीं भी कोई अपवाद की स्थिति आएगी तो वो धारा 6 के तहत मान्य होगा वो अपवाद भी। क्वेश्चन जो परिभाषाएं इनमें 2 तरीके के बनते हैं। एक तो सिंपली कि धारा 6 में क्या बताया गया है, या एक ऐसे पूछ लें कि आईपीसी की तमाम परिभाषाएं अपवादों के अधीन समझी जाएंगे, ऐसा आईपीसी के किस धारा में बताया गया है। तो ये तो बार बार हम नहीं बताएंगे, हर ही सेक्शन में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। और जो एग्जाम हमारे पिछले 12 साल के हुए हैं उनमें इस सेक्शन में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन इस चीज का ये अर्थ मत समझ लेना आप कि भाई इसको छोड़ ही देते हैं, आज तक नहीं आया तो क्या आएगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पहली बार होते हैं। तो आपको इतना इसमें जरूर याद रखना है कि धारा 6 के अंदर क्या है। नेक्स्ट सेक्शन 7, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। स्पष्टीकरण से यहां परिभाषित, डेफिनेशन, यानी कि आईपीसी के अंदर जहां कहीं भी किसी शब्द को एक बार स्पष्टीकृत कर दिया, परिभाषित कर दिया, उसके बाद संपूर्ण आईपीसी में वो शब्द जहां भी प्रयोग होगा
उस शब्द का अर्थ हम वही मानेंगे जो उसका आईपीसी में परिभाषित किया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, शर्त यह है कि अन्य किसी धारा में या किसी धारा के किसी उपबंध में उस शब्द का कोई दूसरा जिक्र ना किया गया हो। सिंपली है कि आईपीसी का एक बार जिस शब्द का परिभाषित आईपीसी ने कर दिया, संपूर्ण आईपीसी में उसका अर्थ वही मानेंगे। शर्त यह है कि दोबारा कहीं किसी परिभाषा के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ ना बताया हो। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आईपीसी का इसी में 52A सेक्शन हम पढ़ेंगे। 52A में जो आश्रय देना की जो परिभाषा होगी उसमें है कि पति पत्नी को या पत्नी पति को, चाहे कोई भी अपराध करके आए, अगर आश्रय देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर भाई बहन को, बहन भाई को, माँ बाप बेटे को या बेटा माँ बाप को, किसी रिलेटिव को अगर आश्रय देता है तो वो अपराध माना जाएगा। लेकिन इसमें यह लिख दिया कि अगर पत्नी और पति आपस में एक दूसरे को अगर अपराध करने के बाद आश्रय देते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ऊपर बशर्ते लिखा था कि शर्त है, वो शर्त ये है कि इसमें आगे लिख दिया कि धारा 157 और 130 जो देशद्रोह के मामलों से संबंधित है, उनमें अगर पति और पत्नी भी एक दूसरे को आश्रय देते हैं तो अपराध माना जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 157 और 130 को छोड़कर संपूर्ण आईपीसी में आश्रय का अर्थ हम ये समझेंगे कि भी पति पत्नी आश्रय दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी सेक्शन। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो साथ के साथ आप नोट करते चलें। परमिशन हम आपको इसके अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन लगभग 125 आदमी हम हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे तो क्लास 3 घंटे भी हमारी खत्म नहीं होगी और सभी का समय भी बर्बाद होगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि क्लास कंप्लीट होने के बाद आप नोट करते रहिए और व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा अपने क्वेश्चन क्वेरी जो भी हो, तो मैं अपने समय अनुसार सभी को देख करके और सभी को बिल्कुल क्लियर करूंगा उस चीज को। तो आपका समय भी बचेगा और क्लास भी स्मूथली चलेगी। तो धारा 7 हमारी क्लियर हो चुकी है। हम चलते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 में दोस्तों लिंग, अंग्रेजी में जेंडर कहेंगे। एक बात आप और ध्यान रखें, जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में आपको याद जरूर होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में जैसे लिंग, इंग्लिश में जेंडर, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम हिंदी पढ़ करके अगर आंसर देते हैं तो हमारा सही होता है और इंग्लिश पढ़ करके आंसर देते हैं तो आंसर कुछ और होता है। और ये आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन साफ लिखी होती है कि किसी भी दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी मान्य होगी। तो उस स्थिति में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे आपको बताएंगे भी। ऐसी स्थिति के लिए से बचने के लिए हमें दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्ड याद करके चलना है। लिंग, जेंडर सभी को पता है। आईपीसी में जहां कहीं भी पुल्लिंगवाचक शब्द अगर प्रयोग होता है तो वो शब्द हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पुल्लिंगवाचक शब्द आया है तो हम ये सोचें कि ये तो सिर्फ केवल पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, कि जैसे मैंने लिख दिया कि यदि जो कोई भी चोरी का अपराध करेगा, जोर करना आप इस बात पर, तो वह सजा का दोषी होगा। अब अगर कोई व्यक्ति ग्रामर के हिसाब से ये कहे कि करेगा, यहां तो ये केवल पुरुषों के लिए कहा गया है। अगर स्त्रियों के लिए होता तो ये भी होता करेगा ऑब्लिक करेगी, या जो कोई भी चोरी का अपराध करेगा या करेगी। अगर ग्रामर में तो ऐसा ही होता है। लेकिन आईपीसी ने क्या बताया कि जो भी पुल्लिंगवाचक शब्द जहां भी आईपीसी में प्रयोग होगा तो वो हम ये नहीं समझेंगे कि केवल पुरुष है, वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समझे जाएंगे। यहां पर चोरी का अपराध चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, यहां चाहे करेगी हो या ना हो, करेगा में करेगी दोनों समाहित हैं। तो लिंग का अर्थ यहां पर यही लगाया गया है कि जहां कहीं भी पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग होगा वहां स्त्री पुरुष दोनों हम समझेंगे पूरी आईपीसी में। दोस्तों सेक्शन 7 और 8, 7 का मैं आपको बताना भूल गया था। 7 और 8 में से भी पिछले 12 साल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन अब तक नहीं आया है। आपको डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए, 8 में क्या है 7 में क्या है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आगे हम चलते हैं सेक्शन 9 में। अगर किसी को कोई ज्यादा परेशानी हो तो चैट में मैसेज करके आप बता दें, किसी भी तरीके की आपको लगे अभी आपको पूछना है तो। दोस्तों धारा 9 में वचन को अंग्रेजी में यहां नंबर कहेंगे। नंबर का अर्थ संख्या होता है, संख्या से हमें पता चलता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो धारा 9 में है वचन। जब तक हमें किसी संख्या या शब्द से पूर्ण रूप से ये स्पष्ट ना हो जाए, ये समझ ना आ जाए कि 1 है, 2 है, 10 है या 100 है,
तब तक हम अपने मन से ये नहीं लगाएंगे कि ये एक वचन शब्द है तो एक वचन होगा, या ये बहुवचन शब्द यहाँ प्रयोग है तो यहाँ बहुत से लोग होंगे। अपने मन से हम इस चीज को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोई लिख दे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो डकैती कहलाएगी। तो यहां क्या हुआ, 5 या 5 से अधिक बिल्कुल शब्द और अंकों से क्लियर हो गया। तो यहां पर हम समझेंगे कि हाँ, बहुवचन जो है ये 5 या 5 से ज्यादा। कहीं लिख दे कि एक आदमी अगर ये काम करेगा तो ये अपराध माना जाएगा, तो वहां भी हम समझेंगे कि हाँ, ये एक वचन है। लेकिन जहां एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, जैसे जो कोई लोग सेवक के कार्य में यदि बाधा डालेंगे तो वे दोषी होंगे। अब यहां पर आप गौर करना, बाधा डालेंगे तो वे दोषी होंगे, ये डालेंगे होंगे ये बहुवचन शब्द है एक तरीके से हम देखें तो अगर हम ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो हम कहेंगे यहां तो कम से कम एक से तो आदमी ज्यादा ही होंगे। लेकिन डालेंगे होंगे के बेस पे हम नहीं मानेंगे, यहां एक व्यक्ति भी बाधा डालेगा तो भी अपराध होगा, 2 या 100 डालेंगे तो भी अपराध होगा। तो वचन का अभिप्राय यहां यही है, यही समझाया गया है कि जहां भी हमें बिल्कुल संख्या से स्पष्ट जब तक ना हो जाए, हम एक वचन शब्दों को बहुवचन भी समझेंगे और बहुवचन को एक वचन भी समझेंगे। 9 में से भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है अब तक हमारे एनालाइज के हिसाब से। अगली सेक्शन है 10, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, मैन वोमेन। दोस्तों, आम हमारे समाज में पुरुष से अभिप्राय हम यही समझते हैं कि भाई जो भी एक जवान या शादीशुदा जो पुरुष होता है, एज्ड आदमी होता है, उसे पुरुष हम समझते हैं। और स्त्री भी इसी तरीके से, जो शादी के बाद जो औरत होती है उसे स्त्री समझते हैं। लेकिन आईपीसी ऐसा नहीं समझती, ना समझाती। आईपीसी के अनुसार जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी मानव नर होगा वो पुरुष होगा, जो भी मानव नारी होगी वो स्त्री होगी। मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तो नाम लेना ही बंद कर देते हैं, बॉडी कहना शुरू कर देते हैं लोग कि बॉडी को उठाओ, बॉडी को लेकर के चलो। तो मृत्यु तक और जन्म से। अब जन्म से कहां से शुरू होता है ये और देख लें हम, कि जब भी बच्चा मां के पेट के गर्भ में होता है, मां के पेट से जब भी बच्चे के शरीर का जन्म के दौरान बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा मां के पेट से बाहर आ जाता है तो वहीं वो पुरुष या स्त्री में काउंट हो जाता है। और पुरुष होगा या स्त्री होगा वो जब उसके जन्म होने के बाद उसका लिंग निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा स्त्री था या पुरुष। लेकिन कोई भी एक शरीर का अंग बाहर आते ही वो पुरुष या स्त्री माना जाएगा, और उस समय से लेकर के उसकी मृत्यु तक पुरुष और स्त्री हम उसे कहेंगे। एक साल का जो बच्चा होता है वो भी पुरुष होगा, एक सेकंड का बच्चा होगा वो भी पुरुष होगा, 50 साल का बुजुर्ग होगा वो भी पुरुष होगा। इसी तरीके से स्त्री होगी। धारा 10 में भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आप ये जो चैट में मैसेज कर रहे हैं, मैं जब इसे ओपन करता हूं ना तो मैं इससे आउट हो जाता हूं, मुझे दोबारा आना पड़ता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, बाद में सभी की प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। मैं अभी चैट नहीं देख पा रहा हूं आपकी। और आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर सभी के पास होगा, कोई मुझे कॉल मिला दे, मैं समझ जाऊंगा कि आवाज में कोई प्रॉब्लम आई होगी। सेक्शन 10 में भी आज तक कोई क्वेश्चन पिछले 12 साल में नहीं आया है। अगला है सेक्शन 11। सेक्शन 11 व्यक्ति, पर्सन। व्यक्ति से भी हम दोस्तों, आम जो हमारा समाज है, व्यक्ति से अभिप्राय हम समझते हैं किसी पुरुष से ही समझते हैं। कोई व्यक्ति होगा तो हम कहेंगे कोई पुरुष ही होगा। लेकिन यहां पर आईपीसी में व्यक्ति में पुरुष भी शामिल है, स्त्री भी शामिल है, कोई कंपनी होगी वो भी शामिल है, कोई रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, निगम हो, निकाय हो, कोई सोसाइटियां हो, सभी को व्यक्ति माना गया है। केवल पुरुष को व्यक्ति नहीं माना गया है। स्त्री, पुरुष, कंपनी, निगम, निकाय, समिति, सोसाइटी, रजिस्टर्ड है हो या ना हो, ये सभी व्यक्ति माने जाएंगे। जैसे लिख देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो दोषी माना जाएगा। लेकिन छल चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, क्योंकि व्यक्ति लिखा है तो हम स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, या कोई कंपनियां भी, बहुत सारी चिटर कंपनियां आती हैं, लोगों को ठग के चली जाती हैं। ठग के, मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, हालांकि आगे ठग जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, लोगों के साथ चिटिंग करके चले जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर स्त्री, पुरुष, कंपनी, निगम, निकाय, सोसाइटी, सभी चीजें व्यक्ति के अंदर काउंट होंगी। जहां भी व्यक्ति शब्द लिखा होगा हम ये मानेंगे कि इनमें से ये कोई भी चीजें हो सकती हैं। 11 नंबर सेक्शन भी आज तक एग्जाम में नहीं आई है दोस्तों। मैं साथ के साथ आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम किसी को कहेंगे नहीं, कौन सी बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो जो आज तक नहीं आई है उन्हें हम बहुत कम इंपॉर्टेंट समझ के चलें।
जो 2-3 बार आएंगी वो इंपॉर्टेंट, 2 बार से ज्यादा आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें इससे ये निर्धारित होगा किस सेक्शन को कितनी गहराई में हमें पढ़ना है। नोट करने की इसमें आवश्यकता भी है नहीं, जहां नोट करने की चीजें आएंगी मैं आपको साथ के साथ नोट करवाता चलूंगा। और डेस्क्रिप्टिव जो बुक्स हमने डाली है उसके अंदर भी हमने हाईलाइट शब्द कर रखे हैं, बोल्ड कर रखे हैं, जो ज्यादा गौर फरमाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों 12, लोक, पब्लिक। पब्लिक को ही लोग कहते हैं, जनता कहते हैं, जनता जनार्दन कहते हैं। आम जनता का कोई भी वर्ग, समुदाय, जो समाज में, हमारा समाज विभिन्न समुदायों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। तो वो जो भी समुदाय हैं, जो भी वर्ग हैं, जो भी मजहब, जाति, जो भी चीजें, वो सब लोग के अंतर्गत आती हैं, सारे के सारे पब्लिक के अंतर्गत आते हैं। सिंपली है बिल्कुल। अगली सेक्शन है धारा 13, क्वीन की परिभाषा। ये वैसे तो निरस्त करी हुई धारा है, लेकिन बीच में हमने इसको इसलिए ले लिया कि आपका फ्लो टूटे ना। 12 के बाद आप 14 पे जाओ तो बीच में कई बार दिक्कत होती है याद करने में, आगे आपको पता भी चलेगा। तो आप 13 पे ये ध्यान रखिए कि ये आदेश 1950 के द्वारा हटा दी गई है, क्वीन की परिभाषा थी अंग्रेजों के टाइम में। धारा 14, सरकार का सेवक। यहां पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंग्लिश में कहेंगे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट सर्वेंट भी कह सकते हैं, सरकार का सेवक। एक आगे आएगी सेक्शन 21, लोक सेवक, उसका होगा पब्लिक सर्वेंट। दोस्तों सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट, यहां पर कंफ्यूज होने के आपके चांसेस होते हैं। जल्दबाजी में होंगे तो आप कंफ्यूज एग्जाम में होंगे। दूसरा, हो सकता है हिंदी में क्वेश्चन आए कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है, और अंग्रेजी में जो लोक सेवक की जगह लिखा आ जाए सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का सेवक। तो हिंदी पढ़ के हम 21 करेंगे और इंग्लिश पढ़ के हमें 14 करना चाहिए। तो राइट आंसर 14 ही होगा, इसलिए हमें हिंदी इंग्लिश साथ पढ़ना है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा साथ साथ चलेगा। एक बेसिक जो मेन वर्ड है उसे इंग्लिश में भी नजर मारते चलें कि हाँ सेम है या कुछ अलग है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें लास्ट में बहुत बड़ी मार मारते हैं। तो सरकार का सेवक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको भी सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, सरकार सैलरी देती है या उसे अपने पद से हटा सकती है, नौकरी से निकाल सकती है, वो सभी लोग सरकारी सेवक कहलाएंगे, सरकार के सेवक कहलाएंगे। इसमें आप हम सब शामिल हैं, अध्यापक, सरकारी ऑफिस के बाबू, पुलिस, जो भी सरकारी नौकर हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारी सेवक कहलाएंगे। ये सेक्शन भी दोस्तों आज तक नहीं आई है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 6 से 17 सेक्शन तक आज तक एग्जाम में नहीं आई है। 18 से आई है, वो मैं बताऊंगा कब कब कितनी बार आई है, कैसे आई है। 15 सेक्शन, 15 में ब्रिटिश इंडियन और 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी अंग्रेजों की सेक्शन है। ये 1937 में ही निकाल दी गई थी, दोनों ही सेक्शन है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे धारा 17 आती है सरकार, सरकार, गवर्नमेंट। दोस्तों जहां भी आईपीसी में, मेरी स्पीड शायद थोड़ी फास्ट है, आप ना मैसेज पे मुझे बाद में थोड़े से फीडबैक देना कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कुछ स्पीड से तो मैं नहीं चल रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा उसमें सुधार करूंगा अगर मुझे कोई कमी आप लोगों के द्वारा बताई जाएगी तो। धारा 17 सरकार, गवर्नमेंट। दोस्तों जहां भी आईपीसी के अंदर सरकार शब्द प्रयोग होगा तो वहां पर हम ये समझेंगे कि वहां केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। और यदि ये होता है कि भाई जो कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगा तो वो अपराधी माना जाएगा, तो यहां पर हम समझेंगे केंद्र सरकार लिखा है तो केंद्र ही सरकार, राज्य सरकार लिखा होगा तो राज्य ही सरकार। लेकिन जहां लिख दिया कि जो कोई व्यक्ति सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह अपराधी माना जाएगा, तो वहां पर सरकार का हम राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों मानेंगे, वो आदेश किसी भी सरकार का हो सकता है। सरकार में इतना ही है, ये सेक्शन भी नहीं आई आज तक। दोस्तों सेक्शन 18 भारत, इसमें से क्वेश्चन आया है, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। पहले दोस्तों वही जो हमने इंट्रोडक्शन आईपीसी के में पढ़ा था कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के अंदर संपूर्ण भारत होता था और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, इस सेक्शन में यही चीज है। भारत शब्द से अभिप्राय संपूर्ण भारत से है, ब्रैकेट में आएगा जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं होगा। लेकिन अब दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत शब्द के अंतर्गत संपूर्ण भारत है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। क्यों शामिल है ये हमने पहले आपको बता दिया
कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की सेक्शन 95 अनुसूची 2 के अनुसार जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द को हटा दिया गया था और 31 अक्टूबर के बाद संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर सहित ये लागू है। तो भारत जहां भी लिखा होगा अब हम समझेंगे पूरा संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर उससे बाहर नहीं होगा। अब 18 में क्वेश्चन किस साल में आया, मैं आपको साथ के साथ एक बार बताता चलता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन 2009 में इस 18 नंबर सेक्शन का आया हुआ है और वो सिंपली क्वेश्चन ये था कि आईपीसी की धारा 18 के अनुसार कौन सा क्षेत्र भारत में शामिल नहीं है, और ऑप्शन थे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तरांचल। तो इसमें आंसर ए था कि जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आईपीसी की धारा 18 के अनुसार कौन सा क्षेत्र भारत में शामिल नहीं है, और ऑप्शन आए जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और लास्ट में ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। या लास्ट में ऑप्शन दे दें कि उपरोक्त सभी शामिल हैं, तो वो आंसर आएगा। तो इस आंसर को थोड़ा घुमा करके ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 19। स्क्रीन को आप भी साथ साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम अंगूठे और उंगली से ड्रैग करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एक बार करके देख लें अगर किसी साथी को नहीं पता हो तो। सेक्शन 19 दोस्तों, न्यायाधीश, जज। दोस्तों एक तो जज होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, यानी कि जो भर्ती जज हो रखे हैं वो तो जज होंगे ही होंगे, उन्हें तो कोई कह ही नहीं सकता कुछ। लेकिन यहां पर न्यायाधीश शब्द का अर्थ वो जज नहीं होंगे। यहां न्यायाधीश शब्द का अर्थ क्या है वो हम पढ़ते हैं कि न्यायाधीश शब्द से अभिप्राय केवल पद धारण किए गए न्यायाधीश से नहीं है, बल्कि हर एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी सिविल या दंडिक कानूनी कार्यवाही में ऐसा निर्णय लेने की लिए प्राधिकृत हो या ऐसा निर्णय लेने की उसे शक्ति हो, जो निर्णय अंतिम निर्णय हो या उसकी अपील ना हो तो वो निर्णय अंतिम हो जाए, या किसी उसके हायर अथॉरिटी द्वारा वो पुष्टि कर देने के बाद वो निर्णय अंतिम हो जाए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो सब न्यायाधीश माने जाएंगे। सीधा सा इसका अर्थ है कि कानूनी रूप से सरकार ने जिस व्यक्ति को भी न्यायिक निर्णय के लिए या सिविल कार्रवाई में निर्णय के लिए प्राधिकृत कर रखा है और वो आदमी न्यायाधीश माना जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो सब जज हैं ही, लेकिन लेबर कोर्ट हो गया, कैट हो गया, एनजीटी हो गया, हमारे जुनाइल बोर्ड हो गए, तो इनमें जो लोग होते हैं वो अगर वहां निर्णय दे रहे हैं तो वो भी अपने जो कार्रवाई करते हैं उनके अंदर जज माने जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कोई अगर सेशन ट्रायल मुकदमा है तो वो जाएगा हमारे कंसल्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग करके सीधा उसे सेशन कोर्ट में भेजेंगे। सुनवाई करने का अधिकार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उसमें नहीं होगा। तो अगर उस पर्टिकुलर केस के लिए हम पूछेंगे इस केस में जज कौन है, तो जिसको उस कार्रवाई में निर्णय देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है उसे हम जज कहेंगे। अब हमारे एमएम साहब को अगर सेशन ट्रायल है तो उसमें सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, निर्णय देने का भी अधिकार नहीं है, तो उन्हें उस मुकदमे के लिए जज नहीं कहेंगे हम, वहां सेशन जज को हम जज कहेंगे। आप समझ गए होंगे कि जिसे भी न्यायिक निर्णय, सिविल कार्रवाई हो चाहे दंडित कार्रवाई हो, देने का अधिकार है और उसका निर्णय अगर अपील ना हो तो अंतिम होगा या फिर पुष्टि करने के बाद अंतिम होगा, तो वो सब न्यायाधीश माने जाएंगे। धारा 19 में आज तक कोई क्वेश्चन दोस्तों नहीं आया है। अगला है धारा 20, न्यायालय। अंग्रेजी में कहेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट शब्द सुनते ही आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि न्यायाधीश। हेलो, हाँ सॉरी, धारा 20 में न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस। धारा 19 में जो न्यायाधीश बताए गए हैं वो जिस भी स्थान पर बैठ के न्यायिक रूप से कार्य करेंगे वो स्थान न्यायालय कहलाएगा। हम ये नहीं समझेंगे कि 30 हजारी कोर्ट की बिल्डिंग ही कोर्ट परिसर जो है वही न्यायालय होगा, या रोहिणी कोर्ट ही न्यायालय होगा, या कड़कड़ डूमा कोर्ट ही न्यायालय होगा, या साकेत कोर्ट ही न्यायालय होगा। जहां भी 19 में बताया गया न्यायाधीश बैठ करके निर्णय करेगा वो सब न्यायालय माने जाएंगे। जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा तिहाड़ जेल के अंदर ही कोर्ट लगी हुई है, तो तिहाड़ जेल का जो परिसर जहां न्यायाधीश बैठ के कार्रवाई करता है वो न्यायालय ही माना जाएगा। धारा 20 में से क्वेश्चन दोस्तों आया है,
मैं आपको बता दूं 2019, दोस्तों 2019 में इसके अंदर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय दंड संहिता की धारा कोर्ट ऑफ जस्टिस को, कौन सी धारा कोर्ट ऑफ जस्टिस को परिभाषित करती है। अब यहां पर दोस्तों हिंदी में नहीं आया था, इंग्लिश में तो कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा ही था, लेकिन जो हिंदी का हमारा क्वेश्चन था उसमें भी कोर्ट ऑफ जस्टिस ही लिखा हुआ था। तो अगर आप हिंदी अकेली पढ़ के जाएंगे तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा, कुछ लोग इसलिए भी कंफ्यूज हुए थे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनते ही किसी ने न्यायाधीश को टिक लगा दिया। बहुत ज्यादा लोग ऐसे कंफ्यूज हुए थे। अगर आप में से किसी ने, साथी ने दिया भी होगा एग्जाम तो पता भी होगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनते ही आप, कोर्ट या जस्टिस सुनते ही कंफ्यूज ना हो। कोर्ट ऑफ जस्टिस को आपको ध्यान होना चाहिए कि किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एक ही क्वेश्चन आज तक इस सेक्शन के अंदर 2019 में आया था। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 तो हो गई है दोस्तों हमारी, ये सेक्शन 20 थी। सेक्शन 21 लोक सेवक, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आपके लिए है। आज तक 4 बार ये सेक्शन आई है, 12 साल में। क्या क्या क्वेश्चन है वो अभी हम आपसे बात करेंगे। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, जो मैंने सेक्शन 14 में आपसे बात की थी, गवर्नमेंट सर्वेंट, यहां लोक सेवक की होगी पब्लिक सर्वेंट। इनमें आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, पहले दिमाग में बैठा लें, इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। दोस्तों धारा 21 के अंदर 12 पॉइंट दिए गए हैं जिनके थ्रू हमें समझाया गया है कि कौन कौन लोक सेवक होगा। इन 12 पॉइंटों को आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में जाओगे कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले मैं आपको एक एक पॉइंट करके पढ़ लेते हैं। पहला जो पॉइंट था उसमें राजा का जो स्टाफ होता था उसके लिए लोक सेवक कहा गया था, लेकिन अब राजा प्रथा नहीं है तो ये खत्म कर दिया गया। पहला पॉइंट, ये हमें ध्यान होना चाहिए कि 12 पॉइंट हैं टोटल। क्वेश्चन बन सकता है कि लोक सेवक को कितने पॉइंटों के अंदर डिफाइन किया गया है। 12 पॉइंट है, पहला खत्म कर दिया गया है। दूसरे में तीनों सेनाओं के कमीशन्ड ऑफिसर, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आर्मी ऑफिसर दूसरे पॉइंट में। तीसरे में जज, न्यायाधीश। चौथे में न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी। पांचवें में जूरी सदस्य, पंचायत सदस्य। छठे में जूरी सदस्य से यहाँ कोई भी बोर्ड किसी निर्णय को देने के लिए बनाते हैं उससे अभिप्राय है यहाँ। छठे में किसी भी कार्रवाई में मध्यस्थता करने के लिए जो आदमी प्राधिकृत किए गए हो सरकार की तरफ से वो। सातवें में गिरफ्तार करने या प्रतिरोध में रखने का जिसे अधिकार है जैसे पुलिस। आठवें में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को पेश करना, सूचना देना अपराधों की, जनता के स्वास्थ्य और सुविधा की सुरक्षा करना, वो सब आएंगे। इसमें भी पुलिस भी काउंट होती है, डॉक्टर भी काउंट होते हैं इसमें। 9 में धन संपत्ति से संबंधित जो सरकार के कार्य करते हैं वो सभी अधिकारी कर्मचारी। 10 में धर्मनिरपेक्ष सामान्य कार्य के लिए जो धन संपत्ति संबंधित कार्य करते हैं, सरकार किसी ट्रस्ट के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करती है किसी धार्मिक कार्य के लिए, वो सब इसके अंदर आएंगे। या किसी को कोई दस्तावेज बनाने या प्रमाणित करने का अधिकार हो, वो सब लोग आएंगे। 11वें में दोस्तों निर्वाचन, मतदान से संबंधित जो काम करते हैं वो सब आएंगे। 12 सबसे इंपॉर्टेंट मान लो आप, यहाँ जो लोग धारा 14 में बताए गए थे, धारा 14 के सभी कर्म जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो सभी लोक सेवक माने जाएंगे। यानी कि जो भी सरकार से काम के बदले वेतन लेता है वो सारे धारा 12 क के अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे। 21 की 12 पॉइंट के क के अनुसार। और ख में जो सरकारी कंपनियां या निगम होते हैं उनमें जो सेवा देते हैं, वेतन लेते हैं, वो सब लोग माने जाएंगे। यहां पर सिंपली 4 बार जो क्वेश्चन आए हैं, चारों बार ही जो क्वेश्चन आया है ये पूछा गया है कि लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है। इनके अंदर से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इतना जरूर ध्यान रखें मोटा मोटा कि 11 में निर्वाचन है, 12 में जो वेतन लेते हैं, 1 खत्म कर दी, 2 में सेनाओं के अफसर, 3 में न्यायाधीश, 4 में न्यायालय के अधिकारी और 8, 9 में पुलिस, डॉक्टर। तो मोटा मोटा आप इसमें से याद रखें, बिल्कुल रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन अंदर से आ भी जाए तो आप मार ना खाएं, इसलिए ऐसा आपके लिए कहा गया है। लेकिन आज तक इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया है। मैं एक बार क्वेश्चन भी आपको बता दूं किस किस वर्ष में आए थे। धारा 21 में से पहले 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि लोक सेवक की परिभाषा कौन सी धारा में है। उसके बाद 2018 में 15 में आया था, उसमें भी यही बात पूछी गई थी। उसके बाद 18 में आया था, उसमें भी यही बात पूछी गई थी। उसके बाद दोस्तों 20 में लोक सेवक की 20 में आया था, उसमें भी यही बात पूछी थी, लेकिन उसके अंदर हिंदी की बजाय पब्लिक सर्वेंट आ गया था कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित करती है।
वहां हिंदी में लोक सेवक नहीं लिखा था, पब्लिक सर्वेंट आया था, बात वही है। तो ये 4 क्वेश्चन आज तक इसके आए हुए हैं। नेक्स्ट है 22, जंगम संपत्ति, चाहे इसे हम चल संपत्ति भी कह सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी इंग्लिश में कहेंगे इसको। और एक होती है अजंगम संपत्ति या अचल संपत्ति, अनमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसा कि चल संपत्ति नाम से ही आप समझ गए होंगे, जो संपत्ति जिसका कोई आकार है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाकर, खींचकर, उठाकर, धक्के देकर किसी भी तरीके से ले जाई जा सके, वो सारी संपत्ति चल संपत्ति कहलाएगी या जंगम संपत्ति कहलाएगी। और यदि कोई संपत्ति जमीन से जुड़ी हुई है या जमीन से जुड़ी हुई किसी चीज से जुड़ी हुई है, तो वो संपत्ति अजंगम संपत्ति या अचल संपत्ति कहलाएगी। जब तक वो चीज जमीन से या जमीन से जुड़ी हुई किसी चीज से जुड़ी होगी, तब तक वो अजंगम या अचल संपत्ति होगी। अगर उस चीज को जमीन से अलग कर दिया जाए या जमीन से जुड़ी हुई किसी चीज से जुड़ी हुई है उससे अलग कर दिया जाए, तो वो चल संपत्ति में गिनी जाएगी। जैसे वृक्ष ही होते हैं, किसी खेत में एक वृक्ष खड़ा है तो वो अचल संपत्ति है, लेकिन यदि वही वृक्ष हम काट के गिरा देते हैं तो चल संपत्ति हो जाता है। ऐसे ही कोई बिल्डिंग है, अचल संपत्ति है, अगर उसे ढाकर हम गिरा लेते हैं तो वो चल संपत्ति हो जाएगी। चला चल आप यहां समझ गए होंगे। इसके अंदर से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, धारा 22 में से आज तक 2 बार क्वेश्चन दोस्तों आए हैं। एक बार 2018 में क्वेश्चन आया था कि आईपीसी की कौन सी धारा चल संपत्ति को परिभाषित करती है। यहां पर जंगम संपत्ति नहीं पूछा गया था, चल संपत्ति पूछा गया था। और दूसरा, आईपीसी की कौन सी धारा जंगम संपत्ति को परिभाषित करती है। यानी 18 और 19 में कंटिन्यू ये सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन आए थे, लेकिन 18 के अंदर तो चल संपत्ति पूछा था और 19 के अंदर जंगम संपत्ति पूछा था। आपको चल, जंगम, अचल, अजंगम, मूवेबल, अनमूवेबल, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों, धारा 24। धारा 24 में दोस्तों क्या देखते हैं एक बार, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली। अब धारा 22 पे थे हम, 23 है अगली सेक्शन। धारा 23 है अनुचित लाभ अनुचित हानि। अनुचित लाभ अनुचित हानि, सेक्शन 23, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। दोस्तों जैसा नाम से आप समझ गए होंगे सीधा कि अनुचित लाभ का अर्थ है कि जिस चीज को प्राप्त करने का हमें अधिकार ना हो और वो फायदा हम प्राप्त कर लें तो अनुचित लाभ है। और किसी व्यक्ति को हम हानि पहुंचाने के हकदार नहीं हो और उस व्यक्ति को हम हानि पहुंचाएं गलत तरीके से, तो वो अनुचित हानि है। सिंपली तो है ये, लेकिन थोड़े कानूनी लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं। विधि विरुद्ध या अवैध साधनों से अगर धन संपत्ति, ऐसी धन संपत्ति प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनन रूप से हकदार नहीं हो, तो वो अनुचित लाभ माना जाएगा। यानी कि अवैध साधनों से विधि विरुद्ध तरीके से धन संपत्ति से संबंधित कोई लाभ अगर हम प्राप्त कर रहे हैं और उस लाभ को प्राप्त करने के हम कानूनी हकदार नहीं है, तो वो अनुचित लाभ माना जाएगा। और अनुचित लाभ को यहां पर सदोष अभिलाभ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में सदोष अभिलाभ भी आ सकता है, आप इस चीज को जरूर नोट कर लें, आपको इसमें लिखी हुई नहीं मिलेगी शायद ये। अनुचित लाभ सदोष अभिलाभ और अनुचित हानि सदोष हानि। जरूरी नहीं यही पूछे, ये पूछ सकते हैं अनुचित लाभ को की परिभाषा किस आईपीसी में दी गई है, सदोष अभिलाभ की परिभाषा किस आईपीसी में दी गई है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो अनुचित लाभ हो गया विधि विरुद्ध साधनों से गैर कानूनी तरीके से कोई लाभ अगर प्राप्त करते हैं तो वह अनुचित लाभ है। और विधि विरुद्ध या अवैध साधनों से किसी दूसरे व्यक्ति को धन संपत्ति की ऐसी हानि हम पहुंचाते हैं कि उस हानि को उठाने के लिए वो आदमी कानूनी रूप से हकदार नहीं है। यहां पर कानूनी रूप से क्यों लिखा गया, अभी किसी का कॉल आया है मेरे पास, एक बार मैं माइक ऑन कर रहा हूं, कॉल को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगर आप ही लोगों में से किसी ने किया है तो बताएं क्या प्रॉब्लम है, एक बार कंफर्मेशन देना। सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है सर, स्क्रीन को स्वाइप कर लो। स्क्रीन को, ओके ओके ओके, थैंक यू।
सेक्शन 23 अनुचित लाभ अनुचित हानि। अनुचित लाभ हमने सदोष अभिलाभ बात कर चुके हैं, अनुचित हानि की भी हम कर चुके हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को अवैध साधनों से गैर कानूनी तरीके से हम धन संपत्ति की ऐसी कोई हानि पहुंचाएं जिस उठाने के लिए वो कानूनी रूप से प्राधिकृत ना हो, तो उसे हम कहेंगे कि भाई हमने उस आदमी को अनुचित हानि या सदोष हानि पहुंचाई है। यहां कानूनी रूप से शब्द क्यों प्रयोग किया गया है कि जैसे कोर्ट के आदेश से कोई लोक सेवक अगर कुर्की करने जाता है किसी की संपत्ति की, तो भाई एक अगर हम जनरल वे में देखें तो उसे अनुचित हानि तो हो ही रही है, लेकिन यहां पर उस हानि को सहन करने के लिए वो कानूनी रूप से हकदार है, तो वो अनुचित हानि नहीं होगी। इसलिए यहां पर ये कानूनी रूप से शब्द प्रयोग किया गया है कि कानूनी रूप से वो आदमी हानि उठाने का हकदार अगर नहीं है तो वो अनुचित हानि समझी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जैसे राम ने श्याम की जेब से फोन निकाल के और अपने पास रख लिया, ये तो हो गया राम को अनुचित लाभ और श्याम को अनुचित हानि। लेकिन अगर उसने श्याम की जेब से फोन निकाल के कुएं में या नदी में तालाब में फेंक दिया, तो यहां पर राम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन श्याम को हानि जरूर हुई है। तो यहां अगर हम ये पूछें कि अनुचित हानि क्या होगी, तो उसमें जरूरी नहीं कि अनुचित हानि अगर हो रही है तो उसमें किसी को अनुचित लाभ भी हो, या अनुचित लाभ हो रहा हो तो उसमें किसी को अनुचित हानि भी हो। अनुचित हानि में जरूरी नहीं किसी को अनुचित लाभ हो, केवल अगले आदमी को हम नुकसान कर देते हैं गैर कानूनी तरीके से, वही उसे अनुचित हानि मानी जाएगी। और हम अगर गैर कानूनी तरीके से कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वही अनुचित लाभ माना जाएगा। सेक्शन 23 मेरे ख्याल से क्लियर होगी आप लोगों के लिए। और अब सेक्शन 23, 24 और 25 तीनों सेक्शनों में थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूंगा, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। सेक्शन 23 में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है 12 साल में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए अनुचित लाभ अनुचित हानि किस सेक्शन में है। दूसरी मैं बात करूं 23-24 से जुड़ी हुई है और 24-25 से जुड़ी हुई है, साथ साथ हम देखेंगे क्यों जुड़ी हुई है। 24 में आता है बेईमानी, बेईमानी से डिसऑनेस्टली, अंग्रेजी में डिसऑनेस्टली, हिंदी में बेईमानी, धारा 24। यदि कोई व्यक्ति जो धारा 23 में अनुचित लाभ और अनुचित हानि बताया गया है वो कार्य किसी के साथ गलत नियत से गलत आशय से जानबूझकर करता है तो कहा जाएगा कि उसने बेईमानी की है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस आशय से नियत से कोई कार्य करे जिससे एक व्यक्ति को अनुचित लाभ और दूसरे व्यक्ति को अनुचित हानि हो, तो यह कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ बेईमानी की है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो किसी दुकानदार के पास जाता है, एटीएम से पहले पैसे निकलवाता है और दुकानदार के पास जाके उस एटीएम से निकलवाए पैसे में से 100 रुपए का नोट देके कोई सामान खरीदने की कोशिश करता है, और वो नोट है नकली, लेकिन वो नोट उसे एटीएम से मिला है और उस बंदे को पता भी नहीं कि नकली है। तो यहां पर ये नहीं कहेंगे कि उसने बेईमानी की है, क्योंकि यहां पर जानबूझकर गलत नियत नहीं थी उसकी। अगले को अगर वो ले लेता है तो अनुचित हानि तो होगी ही होगी, लेकिन उस व्यक्ति की गलत नियत वहां पर नहीं थी। और दूसरे वे में देखें कि कोई व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए का या 500 रुपए का नोट है, उसे पता है कि ये नकली है और वो उसे इसलिए लेकर के जाता है कि मैं 500 रुपए का नोट देके 100 रुपए का सामान लूंगा और 400 रुपए ओरिजिनल मेरे हाथ में आएंगे, इस नियत से वो जाकर वहां वो नोट चलाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बेईमानी की है। यानी कि सेक्शन 23 में था अनुचित लाभ अनुचित हानि क्या होगा, 24 में वो अनुचित लाभ या हानि गलत नियत से जानबूझकर कोई करता है तो वो बेईमानी होगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बेईमानी में भी अनुचित लाभ या हानि दोनों हो ऐसा आवश्यक नहीं है, केवल अनुचित हानि हो उतना ही बेईमानी के लिए पर्याप्त है। इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे दो व्यक्ति बस में एक सीट पर बैठे हुए हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि देखना उधर देखना वो क्या जा रहा है, और पीछे से उसका बैग उठा करके वो बाहर फेंक देता है। तो उस व्यक्ति को अनुचित हानि हुई, लेकिन जिसने फेंका उसे तो कोई लाभ नहीं हुआ, अनुचित लाभ उसे नहीं हुआ, और काम जो किया उसने गलत नियत से किया, तो यहां पर भी माना जाएगा कि उसने उसके साथ बेईमानी की है। तो ये हमने इसलिए बताया कि ये एग्जाम्पल की अनुचित, जैसे अनुचित लाभ और अनुचित हानि में दोनों चीज हो ये जरूरी नहीं था, इसी तरीके से बेईमानी के अंदर भी अकेला अनुचित हानि होना ही सफिशियंट है। लाभ भी हो सकता है साथ में, लेकिन अकेली अगर हानि हो रही है तो भी माना जाएगा कि बेईमानी की गई है। धारा 23-24 से रिलेटेड थी, समझ में आ गया होगा। अब 24-25 से रिलेटेड होगी, कपटपूर्वक। धारा 25 कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। धारा 24 में से एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया था
और मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो है ये कि एटीएम से पैसे निकालकर, सोहन ने एटीएम से पैसे निकालकर एक किताब खरीदनी चाहिए, लेकिन उन पैसों में एक नकली नोट मिला। सोहन ने किस धारा के तहत अपराध किया? दोस्तों यहां में ऑप्शन था कि कोई अपराध नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि सीधा सीधा तो ये रिलेटेड नहीं है 24 से, लेकिन 24 जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कि उसकी नीयत गलत नहीं थी, जानबूझकर उसने ये काम नहीं किया था। सिर्फ ये एक क्वेश्चन आज तक आया है। अगली पढ़ते हैं, धारा 25 कपट पूर्वक, इंग्लिश में फ्रॉडुलेंटली कहेंगे इसे, कपट पूर्वक। धारा 25 में भी आज तक क्वेश्चन कोई नहीं आया दोस्तों। अब फ्रॉडुलेंटली कैसे रिलेटेड है देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी भी तरीके का वो की बेईमानी करता है, लेकिन वो बेईमानी धोखे के साथ करता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह कार्य जो किया है वो कपटपूर्वक किया है, फ्रॉडुलेंटली तरीके से उसने वो कार्य किया है। कपटपूर्वक में दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि बेईमानी के साथ धोखा देना आवश्यक है, यानी मुख्य तत्व धोखा हो गया बेईमानी के साथ। बेईमानी के अंदर सिर्फ अनुचित लाभ या अनुचित हानि गलत नियत से करे तो बेईमानी, और बेईमानी के साथ अगर धोखा करे तो कपटपूर्वक। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी तीनों सेक्शन। पहली सेक्शन 23 जो नंबर थी वो 24 से लिंक थी, और 24 जो है वो 25 से लिंक है बिल्कुल नजदीक नजदीक, बिल्कुल बारीकी है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से जैसा बताया है सोचोगे तो इनकी तस्वीर अलग अलग आपको क्लियर हो पाएगी। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो सब कुछ एक लगेगा आपको। यानी कि फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 23 के अंदर अनुचित लाभ अनुचित हानि क्या होता है ये बताया गया है सिंपली। 24 के अंदर जानबूझकर गलत नियत से कोई किसी को अनुचित लाभ या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है वो बेईमानी हो जाएगा। और 25 के अंदर जो बेईमानी किसी के साथ करता है लेकिन धोखे से करता है तो वो 25 में फ्रॉडुलेंटली या कपटपूर्वक हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक नहीं बल्कि दो लेते हैं दोस्तों। एक चीज और मुख्य है इसमें, कपटपूर्वक में ये जरूरी नहीं, बेईमानी जरूरी है, धोखा जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को अनुचित लाभ या हानि हो। अनुचित लाभ हानि भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अनुचित लाभ या हानि हो। ये दो एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं। एक तो हो गया कि जैसे एक व्यक्ति एक सुनार के पास सोने का एक असली सिक्का लेकर के जाता है और सुनार से कहता है कि ये एक सोने का सिक्का मेरे पास है और ऐसे 4 सिक्के मेरे पास और हैं, ये 500 सिक्के मैं बेचना चाहता हूं। सुनार उसे एक सिक्के को चेक करता है, वो उसे ओरिजिनल मिलता है और वो उससे 500 सिक्के ओरिजिनल समझ के ले लेता है, जबकि 4 सिक्के नकली थे, उन पर गोल्डन कलर किया हुआ था। तो दोस्तों यहां पर उस व्यक्ति ने क्या किया, उसे अनुचित हानि पहुंचाने की कोशिश की, खुद को अनुचित लाभ पहुंचाने का कोशिश किया और गलत नीति से किया, तो बेईमानी सिद्ध हो गई। बेईमानी के साथ उसने धोखा भी किया कि उसने पहले एक सिक्का ओरिजिनल दिया, उस सिक्के के धोखे में उसने बाकी सुनार ने 4 सिक्के लिए, तो धोखे के साथ उसने बेईमानी की, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने सुनार के साथ जो कार्य किया वो कपटपूर्वक किया है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। कपटपूर्वक में बेईमानी के साथ क्षति होना आवश्यक है। क्षति को हम आगे सेक्शन 44 में पढ़ेंगे। क्षति 4 प्रकार की होती है, मैं एक बार जिक्र हुआ है तो यहां थोड़ा सा बता दूं, शारीरिक, मानसिक, ख्याति की और संपत्ति या प्रॉपर्टी की, ये 4 तरीके की क्षति होती है। हानि हमने ऊपर पढ़ा था, हानि एक अलग चीज है, धन संपत्ति से संबंधित नफा नुकसान जो होता है उसे हानि या लाभ कहते हैं। लेकिन यहां पर क्षति में शारीरिक, मानसिक, ख्याति, संपत्ति, अगर हम किसी का मन दुखाते हैं, किसी को ऐसी कोई बात कहते हैं जिससे उसका मन दुखी होता है, तो वो भी एक तरीके की उसे मानसिक क्षति है। तो दोस्तों क्षति को हम वहां आगे भी पढ़ेंगे, इसमें क्षति होना जरूरी है। कपटपूर्वक में बेईमानी और धोखे के साथ क्षति होना आवश्यक है। क्षति के अंदर वो अनुचित लाभ अनुचित हानि संपत्ति का भी हो सकता है, या कोई शारीरिक या मानसिक या ख्याति की भी क्षति उसे हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल था उसमें तो अनुचित लाभ हानि हो रहा था। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें आप कि कोई ए नाम का व्यक्ति एक गलत सर्टिफिकेट बना के अच्छे नंबरों की और कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, डीयू में एडमिशन ले लेता है। तो यहां पर उस व्यक्ति ने जो कार्य किया उससे सीधा सीधा डायरेक्ट तौर पर नुकसान किसी को नहीं हुआ, या कोई धन संपत्ति का नुकसान किसी को नहीं हुआ। उसने तो फायदा उठाया या एडमिशन लेने का, अनुचित लाभ उसने तो प्राप्त किया है, लेकिन किसी को हानि उसमें नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्षति जरूर किसी को हुई है। क्षति उस व्यक्ति को हुई है, अगर उस व्यक्ति ने ये फ्रॉडुलेंटली दस्तावेज नहीं बनाया होता, कपटपूर्वक ये
दस्तावेज प्रयोग नहीं किया होता तो जिस व्यक्ति का, स्टूडेंट का एडमिशन वहां होना था, उस व्यक्ति या स्टूडेंट का एडमिशन वहां पर नहीं हो पाया, उससे वो एडमिशन नहीं हुआ तो उसे मानसिक तनाव भी हुआ होगा, उसे परेशानी भी हुई होगी, तो उसे एक तरीके की क्षति हुई है। तो इसलिए यह आवश्यक नहीं कि इसमें लाभ या अनुचित हानि हो। कपटपूर्वक में किसी को क्षति होती है, तीन चीज होगी, धोखा, बेईमानी और क्षति, ये तीनों चीज होंगी, वो माना जाएगा कपटपूर्वक। दोस्तों आज सेक्शन 6 से और सेक्शन 25 जो हमने बताई ये भी आज तक एग्जाम में आई नहीं है, और सेक्शन 6 से 25 तक की आज इस सेशन में हमें कंप्लीट करनी थी, ये हमने कंप्लीट की। और मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि अगर आप क्लास अटेंड करने से पहले उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे और हो सके तो आप हेडिंग को याद भी कर लें पहले ही, तो आप डिप्रेशन या तनाव में नहीं रहेंगे, आप एडवांस चलेंगे। नहीं तो अब तो आपको कल तक ये याद करके आनी पड़ेंगी। परसों आपका, कल एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो परसों आपका टेस्ट भी होगा, उसमें आपकी तस्वीर भी क्लियर होगी 2 दिन में आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, कितना आपने लापरवाही की या बिल्कुल हमारे आशाओं के अनुरूप आप सब चल रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 6 से और 25 तक। सबसे पहले ऊपर से हम कर लेते हैं दोस्तों कि परिचय से ही चलते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है। आईपीसी का नाम 1860 भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को पास हुई थी, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। एक्ट नंबर 45 1860 का लॉर्ड मैकाले ने लिखी थी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले पूरा नाम था, और जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर अब लागू है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई थी। 23 अध्याय और 511 सेक्शन है दोस्तों। अध्याय 2 का नाम साधारण स्पष्टीकरण, धारा 6 से 52A जनरल एक्सप्लेनेशंस। धारा 6 आईपीसी की तमाम परिभाषाएं अपवादों के अधीन समझी जाएंगी। 7 एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव अंत तक वही लगेगा। 8 लिंग, 9 वचन, 10 स्त्री पुरुष, 11 व्यक्ति, 12 लोग, 13 क्वीन, 14 सरकार का सेवक, 15 ब्रिटिश इंडियन जो हटा दी गई है, 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हटा दी गई है, 17 सरकार, 18 भारत, 19 न्यायाधीश, 20 न्यायालय, 21 लोक सेवक, 22 जंगम अजंगम, 23 अनुचित लाभ अनुचित हानि, 24 बेईमानी और 25 कपटपूर्वक। मैं समझता हूं जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए 10 मिनट का काम है याद करना। जिसने आज तक कभी किताब ना उठाई हो उसके लिए मैक्सिमम आधे घंटा, जो ट्रिक हमने कल बताई थी, बार बार 5 तक लिखना, 10 15 20 या लिसन, ऑडियो लिसन करना, अपना सुनना, तो उस तरीके से जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा आधे घंटे में बड़े फर्राटेदार इन्हें याद कर सकता है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पर जरूर डिस्कस करें, बताएं, पूरी सहायता की जाएगी, हर क्वेरी को बिल्कुल 100% क्लियर किया जाएगा। अब दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी इसके लिए हमने आपके लिए बनाई थी, वो स्टोरी और देख लेते हैं हम। स्क्रीन पे मैं लेके आता हूं स्टोरी को आपके लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक स्टोरी है, पहले हम पढ़ते हैं। अपवादों को स्पष्ट किया जेंडर ने, जो नंबर में 2 होते हैं, स्त्री और पुरुष। आप जो शब्द बोल रहा हूं ना, जो मैंने स्टोरी में हाईलाइट शब्द किए हैं, ऊपर मैंने सेक्शन लिखी हुई है, इन्हें गौर करते चलना साथ साथ। अपवादों को स्पष्ट किया जेंडर ने, जो नंबर में 2 होते हैं, स्त्री और पुरुष। इन दोनों को व्यक्ति कह सकते हैं, और व्यक्तियों से मिलकर के पब्लिक यानी कि लोक बनती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट को सरकार कंट्रोल करती है। सरकार के विरुद्ध भारत में न्यायाधीश के पास जाया जाता है, जो कि न्यायालय में मिलते हैं। जज, नेता, गवर्नमेंट सर्वेंट सभी लोक सेवक होते हैं, और कुछ लोक सेवक, सभी नहीं, कुछ लोक सेवक चल अचल संपत्ति के रूप में अनुचित लाभ, बेईमानी और कपटपूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। आगे भी है ये स्टोरी, लेकिन कल जब हम पढ़ेंगे तो 30 तक की ये स्टोरी हमने बनाई थी, आगे की कल पढ़ लेंगे। अब दोस्तों यहां आप ऊपर से देखें, अपवादों को स्पष्ट किया जेंडर ने। अपवादों से आपको ध्यान आएगा कि धारा 6 में अपवादों को, तमाम परिभाषाएं अपवादों के अधीन समझी जाएंगी। स्पष्ट किया यानी स्पष्टीकरण, साथ में था कि एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव अंत तक वही लगेगा। जेंडर ने, अपवादों को स्पष्ट किया जेंडर ने, यानी कि लिंग, 8 में लिंग, जो नंबर में 2 होते हैं, नंबर मीन्स वचन, 9 में वचन। 2 कौन होते हैं? स्त्री और पुरुष। 10 में स्त्री पुरुष की परिभाषा होगी। इन दोनों को व्यक्ति, यानी कि स्त्री, व्यक्ति में क्या है, स्त्री और पुरुष भी तो शामिल है व्यक्ति में, 11 में व्यक्ति हो गया। व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है?
ये फ्लो रहेगा, आपको ध्यान रहेगा अगर कहीं आप दिक्कत आती है तो। व्यक्ति के बाद अगर आप बोलते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि व्यक्ति से मिलकर ही तो पब्लिक बनती है, पब्लिक को ही तो लोग कहते हैं। और पब्लिक को कंट्रोल कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट है, लोक सेवक है, सॉरी सरकार की सेवक है पुलिस। तो पब्लिक को कंट्रोल पुलिस करती है, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट। और गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? सरकार का होता है। 17 में सरकार होगी। सरकार के विरुद्ध अगर कोई सरकार का निर्णय गलत है, कोई नीति गलत है, तो उसके विरुद्ध कोर्ट में, भारत के अंदर रिट लगाने के लिए कहां जाते हैं? न्यायाधीश के पास जाते हैं। 18 में भारत हो गया, न्यायाधीश 19 में हो गया। न्यायाधीश मिलेगा कहां? न्यायालय में। 20 में न्यायालय हो गया। जज, नेता, गवर्नमेंट सभी लोक सेवक होते हैं, सबको पता है। लोक सेवक हो गया 21 में। कुछ लोक सेवक चल अचल संपत्ति के रूप में, 22 में चल अचल संपत्ति हो गई। चल अचल संपत्ति के रूप में अनुचित लाभ, बेईमानी और कपटपूर्वक प्राप्त करते हैं। 23 में अनुचित लाभ हो गया, बेईमानी और कपट से जो प्राप्त करते हैं। 24 में बेईमानी होगी और 25 में कपटपूर्वक हो गया। तो ये जो स्टोरी है, आप इसे पढ़ करके भी ध्यान कर सकते हैं कि भाई स्त्री पुरुष व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति पब्लिक होती है, पब्लिक को गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रोल करते हैं, उसे सरकार कंट्रोल करती है, सरकार के खिलाफ भारत में न्यायाधीश के पास जाते हैं, जो न्यायालय मिलते हैं। तो ये लिंक करेगा एक दूसरे वर्ड को, आपको तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सब आज के लिए हमारा था साथियों। आज की इस लाइव सेशन में हम इतना ही करेंगे। आप सभी सेक्शन 2 से 25 तक अच्छे से हेडिंग याद कर लें और डिस्क्रिप्टिव में एक बार पूरी सेक्शन ध्यान से अवश्य पढ़ लें। इसके अलावा अब आपके लिए जो टास्क होगा वो ये है कि एक बार पूरी सेक्शन को ध्यान से पढ़ें डिस्क्रिप्टिव में और हेडिंग्स को अच्छे से 100% याद करें। इसके अलावा जो जीकेसी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी के पास ना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको जो बैक मैसेज आएगा उसमें उसका लिंक मिलेगा। उसके अंदर B1 एग्जाम प्रैक्टिस में आईपीसी के अंदर आप जब अध्याय 2 के 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, तो आज और कल जब हम पढ़ा लेंगे तो आज से आप लग जाएं और चारों मॉक टेस्ट को तब तक आपको करते रहना है जब तक उनकी जो सक्सेस रेशियो जो दिखाता है वो 100% चारों में आपका ना हो जाए, तब तक आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है और उन्हें बिल्कुल क्लियर करना है। और कल हम सेक्शन पढ़ेंगे 26 से 52A तक। इसी के साथ कल हमारा पहला चैप्टर, जो पहले का नाम आता है, सॉरी दूसरा जो ये अध्याय है ये क्लियर हो जाएगा। और परसों हम कल डिसाइड करेंगे कि कितने बजे टेस्ट रखें। वो टेस्ट ऑनलाइन होगा। अगर हम उसमें सुबह मान लो 6 से 7 रखते हैं या दिन में 11 से 12 रखते हैं तो 11 बजे ही वो टेस्ट एक्टिवेट होगा और 12 बजे वो टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट होगा। उससे पहले अगर आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप सबमिट करके जा भी सकते हैं। और उसकी रैंकिंग के हिसाब से मेरिट लिस्ट आपके नोटिस बोर्ड पर टीचमेंट के अंदर लगेगी और आप अपनी तस्वीर अलग अलग देख पाएंगे उसके अंदर। वैसे हमारा समय दोस्तों पूरा हो गया है 1 घंटे का और हमारी क्लास भी 1 घंटे की पूरी हो गई है। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो व्हाट्सएप पर जरूर कीजिएगा। और जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जो बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, कल अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। नाम लिख करके क्वेश्चन भेजें। अच्छे क्वेश्चन होंगे, हम उन्हें शुरू के 5-7 मिनट कल डिस्कस करेंगे। नाम भी बताएंगे कि फला कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन पूछा था। जब आप पूछेंगे सभी को शेयर होंगे, तभी जाकर के अगर कोई चीज हम मेरे बोलने में भी अगर छूट गई होगी मुझसे तो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो पाएगी। दूसरा, एक व्हाट्सएप पे तो आप मत भेजना, मैं सभी को एक कल लिंक भेजूंगा, पहले भेजा था वैसे ही व्हाट्सएप पे। उस लिंक के थ्रू आप ये बताना कि हमारी जो, एक तो मुझे थोड़ा लग रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है कि मेरी स्पीड कहीं ज्यादा ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आप ये बताना कि मेरी स्पीड ज्यादा है या कम है। उस मैं ओपिनियन पोल ही भेजूंगा आपको कि स्पीड के बारे में बताना। कहीं कुछ और आपको परेशानी हो रही है तो आप वैसे बताना। और ओपिनियन पोल छोड़ो, आप मुझे मैसेज के थ्रू ही बता देना। अगर बिल्कुल ओके है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस भी भाई को, साथी को कुछ समस्या लग रही हो, मेरे समझाने में समझ में ना आ रहा हो या कोई और दिक्कत परेशानी हो, तो वो मुझे जरूर मैसेज करके बताए कि भाई साहब आपके पढ़ाने के अंदर ये कमी है। तो नेक्स्ट डे 101% उसमें सुधार कर करके आपके सामने हम पेश होंगे। एक बार मैं क्लोज करने के बाद ये दिखेंगे नहीं, मैं ये देख लेता हूं कि मैसेज आए हैं 10 क्या क्या है ओके सर, स्वीप करो स्क्रीन को। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 14 और 21। 14 और 21 में एक साथी ने पूछा था। 14 में मैंने डिफरेंस तो पहले ही क्लियर कर दिया कि 14 में होता है सरकार का सेवक और 21 में होता है लोक सेवक। अब जो सरकार का सेवक है वो सभी लोक सेवक होते हैं, लेकिन जो सभी लोक सेवक हैं वो सभी सरकार के सेवक नहीं होते। सरकार के सेवक में यदि सरकार ने किसी को कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है
भले ही वो उस सरकार से उसके काम के बदले पैसे ना ले रहा हो, तो भी वो लोक सेवक ही कहा जाएगा। लेकिन यदि सारे लोक सेवक सरकार के सेवक नहीं होते, सारे सरकार के सेवक लोक सेवक होते हैं। ये डिफरेंस मैं यहां बता पाऊंगा और यही डिफरेंस इसके अंदर है। सारे सरकार के सेवक लोक सेवक होते हैं, लेकिन सारे लोक सेवक सरकार के सेवक नहीं होते। ये मोटा मोटा गैप है। ओके सर, स्वीप क्रॉस स्क्रीन। सर, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 14-21 आपका इंट्रोडक्शन। मैं आप ही लोगों का साथी हूं, आप ही के बीच काम करता हूं। मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है। ज्यादा इंट्रोडक्शन का जब समय आएगा तो सभी से बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे। आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस क्लियर है। आपका नेटवर्क में दिक्कत है, वॉइस ब्रेकअप सर, वॉइस ब्रेकअप। मेरे ख्याल से मेरे नेटवर्क में दिक्कत नहीं होगी। ये जो लोग मैसेज कर रहे हैं शायद आपके नेटवर्क में दिक्कत हो, क्योंकि मेरे नेटवर्क में अगर दिक्कत होगी तो जो अब हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा ये आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, तो इस वीडियो में भी आप चेक कर लेना, मेरी वॉइस वहां पर भी ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी नेटवर्क ठीक ठाक है, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने पूछ भी लिया था। सभी के लिए धन्यवाद और सभी साथियों को शुभ रात्रि। थैंक यू।